नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बताऊं आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। अडानी मामले में हिंडनबर्ग का सीक्रेट खेल एक्सपोज करने वाला चैप्टर भी लाया हूं, क्योंकि विपक्ष के जो आरोप है उनकी चर्चा तो होगी, लेकिन हिंडनबर्ग क्या कर रहा है जरा आज उसके बारे में भी बात करूंगा। एसबीआई और जो दूसरे बैंक हैं उसमें पीएम मोदी ने आपका पैसा बचाया है या आपका पैसा डुबाया है, यह पूरे फैक्ट्स के साथ आज आपको बताऊंगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। अडानी अंबानी करने वाली कांग्रेस की फाइल खुली तो उसमें क्या निकला, उस फाइल के पन्ने भी आपके सामने रखूंगा। अडानी अंबानी नहीं, वो सरकारी कंपनी जिसे पीएम मोदी ने चमका दिया, आज उसका चैप्टर भी है। मोदी का वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसने विपक्ष का मैच खत्म कर दिया, आज वो भी दिखाऊंगा। आप तो धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट जानते थे, या नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर शॉट आज दिखाने वाला हूं, तो वो भी देख के जाइएगा। और आखिर में टर्की में आया भयंकर भूकंप क्या दुनिया की तबाही का संकेत है? भारत विरोधी टर्की के लिए पीएम मोदी का हैरान कर देने वाला फैसला भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली को आज भी मेयर नहीं मिल पाया। मेयर के चुनाव की तीसरी कोशिश थी आज, वो भी नाकाम हो गई। पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। आज की बैठक शुरू होने के बाद पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार देने का आदेश दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध जताया और एक बार फिर मेयर के चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी। पिछले साल 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था, 7 दिसंबर को नतीजे आए। 2 महीने बाद भी करीब करीब मेयर ही नहीं चुना जा सक रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने अगरतला में एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने त्रिपुरा में 50 साल राज किया लेकिन विकास की अनदेखी की। उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास को रफ्तार मिलने का दावा किया। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस फिर पथराव का शिकार हुई। आज जब ट्रेन बिलासपुर के दाधापारा इलाके के पास से गुजर रही थी तो कुछ बदमाशों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। ट्रेन की कुछ खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। चलती ट्रेन में पथराव होने से यात्रियों में भी हड़कंप मच गया, वो भी हड़बड़ा गए, क्या हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ ने जांच शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सबको पता है। और पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आज नीतीश कुमार ने भी उन पर पलटवार किया। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी के इशारों पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। वहीं इस विवाद के बीच कुशवाहा ने नीतीश से नाराज जेडीयू विधायकों की बैठक भी बुलाई। बांग्लादेश में एक ही रात में 12 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। आरोप है कि बांग्लादेश के बालिया डंगी इलाके में सड़क के किनारे बने छोटे छोटे मंदिरों में रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक इन मंदिरों में निगरानी का कोई इंतजाम नहीं था, जिसका फायदा उठाकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो ये पाठशाला में दिन भर का रिवीजन हो गया। अब आज का पहला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि अडानी मामले में हिंडनबर्ग का सीक्रेट खेल एक्सपोज करने वाला चैप्टर क्या कहता है। साथ ही बात करेंगे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंकों में रखा आपका पैसा क्या डूब गया है। बैंकों में रखा आपका पैसा पीएम मोदी ने बचाया या डुबाया, आज इसका सच बताऊंगा। और साथ ही अडानी अंबानी करने वाली कांग्रेस की फाइल खुली तो क्या निकला, उसकी डिटेल भी दूंगा। बॉस, देश भर में आजकल अडानी ग्रुप के शेयर्स की ही चर्चा है। जिसने शेयर लिया हो वो भी बात कर रहा है, जिसने शेयर नहीं भी लिया है वो भी चर्चा कर रहा है। अच्छा, जो उसने लिया है वो तो समझ में आ रहा है क्यों चर्चा कर रहा है कि भाई बढ़ रहा है, गिर रहा है, उस पर बात कर रहा है। जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर नहीं भी लिए हैं वो भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह डर भरा जा रहा है कि आम आदमी का बैंकों में पैसा जो रखा हुआ है वो डूब रहा है, या एलआईसी में जो आप लोगों ने पैसा लगाया है वो डूब रहा है, वगैरह वगैरह। इस सब का सच क्या है वो बताऊं, उससे पहले जान लीजिए कि यह सब फैला कौन रहा है। आज फिर संसद में अडानी मामले को लेकर हंगामा हुआ, फिर हुआ। आज राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग करता रहा।
लोकसभा में भी यही हाल रहा। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों की जांच के लिए कह रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, वो जांच करेगी या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएगी। सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो चर्चा कर लो। जो संसद की प्रक्रिया वो फॉलो कर लो, फिर आप जो कह रहे हो उस पर चर्चा कर लेंगे, सरकार ये कह रही है। लेकिन विपक्ष हर बार की तरह अड़ा हुआ है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं पहले वो कीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। अडानी के मामले में आज राहुल गांधी ने भी बयान दे दिया, बोले कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहती। राहुल गांधी का कहना है कि वो 2-3 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। राहुल गांधी अडानी जी को कितनी इज्जत देते हैं, किसी नाम के आगे जी लगाए ना लगाए, अडानी जी जरूर बोलते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्पेक्ट तो खैर वैसे भी सबकी करनी चाहिए, अच्छी बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब संसद में चर्चा हो। वहां तो होगी, नहीं होगी, क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन पाठशाला में भी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो अगले 15 मिनट देखिए, सब हो जाएगा। अडानी और हिंडनबर्ग के बीच विपक्ष को दरअसल ऐसा लग रहा है कि उसे जैसे कोई बड़ा मुद्दा मिल गया। संसद में तो विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लपक ही लिया, संसद के बाहर भी कांग्रेस उस मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा साबित करने में लगी। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश के कई शहरों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने जाकर प्रदर्शन किया। अच्छा, जो एलआईसी के स्टाफ्स का जो उनका अपना यूनियन है, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए, एलआईसी का पैसा सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एसबीआई के दफ्तर के बाहर, एलआईसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी गो बैक के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन। अडानी गो बैक, अडानी कहां जाएंगे, यहीं इंडिया कहना है बॉस, गो बैक किधर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं ने, एलआईसी और एसबीआई के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एलआईसी के दफ्तर का घेराव कर लिया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान पुलिस से जोर आजमाइश भी हो गई उनकी। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो मतलब हर जगह माहौल जो है वो एलआईसी और एसबीआई के इर्द गिर्द जो है वो बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप को घेरने के लिए कांग्रेस एलआईसी और एसबीआई का नाम ले रही है। आरोप लगा रही है कि एलआईसी और एसबीआई में लगी जनता की कमाई को मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप में निवेश करवा दिया, जबकि सच क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, एलआईसी का बताया, बाकी बैंकों का भी बता देता हूं ताकि आपको फैक्ट्स पता रहे। अब आप देखिए निवेश, एलआईसी, अच्छा एक मिनट, अडानी ग्रुप में एलआईसी का निवेश, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एलआईसी का कुल निवेश है उससे 1% से भी कम निवेश जो है वो अडानी ग्रुप में कर रखा है। किसने? एलआईसी ने। 41 लाख करोड़ से ज्यादा का उसका कुल निवेश है, और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में 36,474 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 1% से भी कम है। और बॉस ये भी प्रॉफिट में, सबसे बड़ी बात तो ये भी प्रॉफिट में। हाँ, शेयर गिरे तो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन है प्रॉफिट में। अब आपको एसबीआई से जुड़े आरोपों की हकीकत बताता हूं। एसबीआई ने जो लोन दिया है अडानी ग्रुप में, एसबीआई ने कितना लोन दिया अडानी ग्रुप को बॉस? एसबीआई ने जो लोन दिया है वो दिया है 27,000 करोड़ का लोन दिया है। सीआर 27,000 करोड़। ये एसबीआई के कुल लोन का कितना परसेंट है आपको पता है? 1% भी नहीं है। 0.88% जो है वो किसको दिया है बॉस एसबीआई ने लोन? अडानी ग्रुप को। अच्छा, इसमें एक कमाल की बात और है, अडानी ग्रुप को एसबीआई नियमों के मुताबिक जितना लोन दे सकती है अभी तक उसका आधा ही दिया है। मतलब नियम तोड़ने की बात तो दूर हो गई, अभी तो जितना कैपेसिटी है कि भाई इतना, जिस तरह का उनका
बैलेंस शीट है, उनको जितना लोन मिल सकता है उससे आधा दिया है, और वो भी एसबीआई के कुल लोन का 1% भी नहीं है बॉस। लेकिन प्रदर्शन कहां हो रहा है? एलआईसी के दफ्तर के बाहर और एसबीआई के दफ्तर के बाहर। अडानी मामले में विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी सरकार देश के बैंकों को बर्बाद कर रही है। सच यह है कि बैंकों का मुनाफा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है बॉस। ये लोग एलआईसी और एसबीआई का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब तक आपको नहीं लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हुआ, तब तक माहौल कैसे बनेगा। लेकिन माहौल बनाने के चक्कर में फैक्ट से छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं बॉस आप पॉलिटिक्स के नाम पर। आप बैंकों का मुनाफा देखिए जो नरेंद्र मोदी के राज में हुआ है। पहले बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो फोन बैंकिंग वाला जब राज चलता था। अब मैं आपको ये जो पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बता रहा हूं, ये सारा आंकड़ा। और अगर आप देखेंगे एसबीआई का मुनाफा, वो कितना बढ़ गया है? एसबीआई का मुनाफा बढ़ गया है 62% बढ़ा है बॉस। एसबीआई प्रॉफिट में चल रहा है और बढ़कर 15,477 करोड़ पे पहुंच गया है एसबीआई का मुनाफा। अब बताइए, अगर सूट बूट वालों को लोन दिलाते और पुराना सिस्टम चलता तो मुनाफे में थोड़ा ही होता है एसबीआई। अच्छा, ये जो मुनाफा है ये किसी भी सरकारी बैंक की तरफ से दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा है। 15,477 करोड़ का सबसे बड़ा मुनाफा एसबीआई कमा रही है अक्टूबर से दिसंबर लास्ट ईयर का, आपको बता रहा हूं। और टैक्स के बाद एसबीआई का मुनाफा 14,205 करोड़ रुपए, जो टैक्स के बाद मुनाफा कितना है एसबीआई का? वो बैठता है करीब 14,205 करोड़। और पिछले बार कितना था? पिछले बार जितना था वो था 8,432 करोड़। देख रहे हैं? तो एसबीआई का मुनाफा जो है वो करीब करीब 6,000 करोड़ बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले। अब आपको बताता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी इसको कहते हैं, इसका 2022 का इसी तिमाही का आपको नतीजा बताऊं, 3853 करोड़ इसका मुनाफा है। 3853 करोड़ का मुनाफा बैंक ऑफ बड़ौदा का चल रहा है पिछले बार। अब बताइए, और इसने भी कभी इतना मुनाफा कमाया ही नहीं। 2021 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच 2197 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो कि अब बढ़कर 3853 करोड़ हो गया, जो कि 75% का जंप है। इसी तरह अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात कीजिएगा, उसका मुनाफा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, उसका मुनाफा 628 करोड़ रुपए रहा। बॉस एसबीआई मुनाफे में चल रही है, पीएनबी मुनाफे में चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुनाफे में चल रहा है, और आप लोग माहौल बना रहे हो कि बॉस ये तो मुनाफा जो है वो खत्म हो रहा है, बैंक डूब रहे हैं। और जिंदगी में जितना मुनाफा नहीं कमाया उतना मुनाफा कमा रहे हैं। अडानी ग्रुप के बारे में यही कहा जा रहा है ना कि अडानी ग्रुप में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, बैंकों ने जो लोन दिया वो भी डूब जाएगा। अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट और कर्ज चुकाने की क्षमता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए आज अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पैसा डुबा देगा, वो पैसा और पहले लौटा रहा है। आप देखिए, अडानी ग्रुप कर्जदारों के पास गिरवी रखे अपने शेयर्स को मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही छुड़ा ले रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, शेयर्स को गिरवी रख देती है और उससे पैसा लेके अपने लगाती हैं कारोबार में। तो जो शेयर गिरवी रखा और जब उसका पैसा चुकाना था, उससे पहले अडानी ग्रुप पैसा चुका रही है। 9,185 करोड़ रुपए का भुगतान कर इस लोन का प्रीपेमेंट किया जाएगा। इन शेयर्स का मैच्योरिटी पीरियड अगले साल सितंबर में है। यानी एक तरह से अडानी ग्रुप लोन का पेमेंट मैच्योरिटी पीरियड से पहले कर दे रही है। जैसे आपने होम लोन लिया और मान लीजिए आपको दिसंबर तक चुकाना था और आपने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी, प्री पेमेंट जिसको कहते हैं, वैसे ही इन्होंने किया। तो जिस पर आरोप लग रहा है कि वो पैसा डुबा रहा है, वो तो पहले ही पैसा लौटा रहा है। लेकिन ये फैक्ट्स कौन बताएगा? अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि लोन के प्री पेमेंट्स के साथ ही अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के गिरवी शेयर रिलीज होंगे। एलआईसी और एसबीआई पर क्लियर कट फैक्ट्स के बावजूद विपक्ष अडानी के मुद्दे को लपके हुए हैं। जो विपक्ष अब तक अलग अलग मोर्चे में बटा हुआ था, वो इस मुद्दे पर साथ में दिख रहा है।
ज्यादातर विपक्षी दलों को 2024 से पहले मोदी के खिलाफ अडानी का मुद्दा बड़ा गेम लग रहा है कि अरे बॉस, इससे तो माहौल बन जाएगा, पब्लिक को लगेगा कि उनका पैसा डुबा दिया नरेंद्र मोदी ने और 2024 सेट हो जाएगा। इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रहे हैं। और आपको यकीन ना हो तो आप आंकड़े देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में 23 दलों को न्योता मिला था और आए कितने, 8 दल के नेता। अडानी का मुद्दा उठाने के लिए 16 दल साथ आ गए, क्योंकि यहां सबको अपना फायदा दिख रहा है। अच्छा, अडानी के मुद्दे पर विपक्षी दल न सिर्फ साथ आए बल्कि संयुक्त रणनीति भी बनाई। विपक्ष चाहता है कि अडानी मामले की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। अब बहुत सवाल उठता है कि आप मांग कर रहे हो कि जेपीसी से जांच करा लीजिए। मान लीजिए जेपीसी बन गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, आप इसमें किसको बुलाओगे? आप बुलाओगे आरबीआई को, वो ऑलरेडी बैंकों से रिपोर्ट मांग रहा है और सार्वजनिक कर रहा है। आप बुलाओगे एलआईसी को, एलआईसी क्या कर रही है? वो ऑलरेडी बता रही है भैया मेरा 1% से कम पैसा लगा हुआ है यहां पर। आप पूछोगे सेबी से, सेबी अपने आप में एक्टिव हो रखी है, उसको क्या करना है नहीं करना है वो आपको वैसे भी बता रही। आप पूछोगे एसबीआई को बुलाकर, एसबीआई का चेयरमैन कह रहा है भैया 1% से भी कम का लोन दे रखा है, और उसमें भी एसबीआई का चेयरमैन कह रहा है कि अडानी ग्रुप जो है लोन लौटाने में बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। तो इनका तो स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया। किसको बुलाओगे आप? और आप बुलाओगे मान लीजिए अडानी ग्रुप को कि भाई अडानी ग्रुप आया बताए। अडानी ने अपना जवाब पहले ही ऑलरेडी दे रखा है, तो किसको बुलाना चाह रहे हो? आप बुलाओगे क्या हिंडनबर्ग को? हिंडनबर्ग जो है वो अमेरिका में बैठी हुई कंपनी है, उसको बुलाना इतना आसान है। वो आप क्या सोच रहे हो? आपके यहां थोड़ी काम करती है कि आप उसको बोलोगे तुमको यहां से उठा के फेंक देंगे। वो किस धमकी से डरने वाली है? वो अमेरिका में बैठी है, और क्यों बैठी है और वहां क्या कर रही है अभी आगे बताऊंगा। तो जब इनको बुला ही नहीं सकते तो फिर क्या करोगे जांच भाई? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किस लिए चाहिए? अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लीजिए। इनकी मांग है कि जॉइंट जेपीसी नहीं बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लीजिए। अरे बॉस, यही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर अपना वर्डिक्ट दे रखा है, तब तो इसी विपक्ष को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है, तब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर भरोसा नहीं है। तब इनको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद आती है, और जब इनका मन करता है तब इनको याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। अरे भाई, जब मानना है तो मानो, तब सब तरफ से मानोगे ना। आरबीआई इस मामले को अपने स्तर पर देख रही है। एलआईसी का स्टेटमेंट आ गया, बैंकों का स्टेटमेंट आ गया, अडानी ग्रुप को लेकर सियासत फुल ऑन चल रही है। लेकिन इसी विवाद का एक किरदार है हिंडनबर्ग। अब थोड़ा उसके बारे में भी आप जान लीजिए, फिर हिंडनबर्ग क्या खेल करता है वो समझाऊंगा। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी जो किसी कंपनी या मार्केट के फाइनेंशियल फैक्ट्स का विश्लेषण करती है और शेयर की शॉर्ट सेलिंग कर देती है। शॉर्ट सेलिंग वगैरह मैंने आपको समझाया था कि कैसे मुनाफा कमाते हैं। ये जान जाते हैं कि पहले शेयर गिरेगा तो पहले उसका शेयर जो है वो बेच देते हैं ज्यादा रकम पर, और जब गिर जाता है तो कम पे खरीद के मुनाफा कमा लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि वो किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट में कहा गया है कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। हिंडनबर्ग मुनाफा कमाने के लिए किसी टारगेट कंपनी के भविष्य पर दांव लगाती है। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में विपक्ष आखिरी सत्य मानकर सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का दावा कर रहा है, उस हिंडनबर्ग पर तो बॉस खुद ही अमेरिका में धोखाधड़ी का केस चल रहा है। हिंडनबर्ग के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसकी जांच कर रहा है और हिंडनबर्ग पर आरोप है कि वो नियमों की अनदेखी करके गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो खुद जो है जांच में है, उसको लेके हमारे यहां का विपक्ष कह रहा है कि ये इसने कह दिया परम सत्य, अब तो हो गया। राहुल गांधी को आप सुने नहीं, वो क्या बोले कि भ्रष्टाचार के मामले में बहस। अरे भ्रष्टाचार साबित तो होने दो भाई। हिंडनबर्ग के खिलाफ दिसंबर 2021 में जांच शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तो जो खुद जांच के घेरे में, उसके कहे को परम सत्य मानकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। अच्छा, कर भी रहा है तो इसमें भी ठीक है कि चलिए आप करिए, आप विपक्ष, आपको हक है, आप कीजिए। लेकिन उसमें एलआईसी, एसबीआई वगैरह को लेकर जो फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, कम से कम वो तो ठीक रखिए। क्यों पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि देश की बड़ी आबादी शेयर में इन्वेस्ट तो करती नहीं, इसलिए जब तक यह यकीन नहीं दिला दिया जाएगा कि आपका पैसा डुबा दिया पीएम मोदी ने, तब तक माहौल कैसे बनेगा बॉस? और इसी माहौल को बनाने के लिए फैक्ट्स से छेड़छाड़ करते हुए या बिना फैक्ट्स के बातें कही जा रही। खैर, हम फिर से हिंडनबर्ग पे लौटते हैं। मैं हिंडनबर्ग की बात कर रहा हूं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को अमेरिका में आकर केस करने की चुनौती दी।
बोला ना कि आप ये अमेरिका में आके हम पे केस कीजिए, जिसे लेकर ये माहौल बना दिया गया कि देख लो खुली चुनौती दे रहा है हिंडनबर्ग। अब इस चुनौती का सच क्या है आपको वो भी बताता हूं। पहले ये जान लीजिए कि 2017 में बनी अमेरिका की ये रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले जरा आपको वो बताता हूं, फिर आऊंगा कि इनका सीक्रेट गेम क्या है। हिंडनबर्ग का रिकॉर्ड देखिए, ये क्या खेल करते हैं अभी वो बताऊंगा। करीब 20 फर्म को ये टारगेट कर चुके हैं हिंडनबर्ग में, और उस 20 में से सिर्फ 2 कंपनी ने मानहानि का केस किया। अब आप कहेंगे बॉस इसका मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा इसलिए बाकी 18 ने नहीं किया। क्यों बाकी 18 ने नहीं किया होगा वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इन 2 ने जो किया उसमें पहली जो कंपनी थी उसमें एक थी चीन की, उसका नाम था यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह कर, और जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है एरोस इंटरनेशनल, यह भारत की कंपनी है। एरोस इंटरनेशनल का नहीं देखे फिल्म के पहले आता है इरोस, बड़ा बड़ा लिखा रहता है एरोस इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी ENT। ये 2 कंपनियां उस 20 में से हैं जिन्होंने इसके ऊपर मानहानि का केस ठोका। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये मानहानि के केस में हुआ क्या और उसकी बारीकियां आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग क्यों चाहता है कि अडानी ग्रुप अमेरिका में केस करे उसके ऊपर और कहां खेल करता है। पहले आपको चीन की रियल एस्टेट कंपनी के केस के बारे में बताता हूं। साल 2018 में हिंडनबर्ग ने चीन की रियल एस्टेट कंपनी यांगजे के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, ठीक वैसे ही जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कंपनी केवल पैसे ट्रांसफर करने के लिए बनी है, जो अमेरिका के निवेशकों का पैसा कंपनी के चेयरमैन और उसके शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करती है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद चीन की कंपनी ने यांगजे ने हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन और उनकी सहायक कंपनी क्लैरिटी स्प्रिंग INC के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मानहानि का केस कर दिया। साल 2019 में इस केस का फैसला आया। अमेरिका की अदालत ने केस को खारिज कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो इसलिए खारिज किया होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही रही होगी। नहीं बॉस, यहीं पर खेल है जो अभी आपको बताएगा कि अडानी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है। हिंडनबर्ग के खिलाफ चीन की कंपनी का केस अमेरिका की अदालतों में क्यों खारिज हो गया, यह इस केस के बारे में जानने का सबसे अहम हिस्सा है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सिर्फ रिपोर्ट हिंडनबर्ग का ओपिनियन है, जो कि अमेरिकी कोर्ट में संवैधानिक है। मतलब उसने कोर्ट के अंदर यह साबित कर दिया हिंडनबर्ग ने कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय रखी है इस केस के, इस कंपनी के बारे में। कैसे साबित कर दिया और वही खेल कैसे अडानी के साथ कर रहा है अभी आगे बताऊंगा। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट की शुरुआत में ही खुलासे से जुड़े डिस्क्लेमर जारी किए थे, ये कोर्ट ने कहा, तो डिस्क्लेमर लगा दिया तो मामला सेट हो गया। पूरी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने वी थिंक या वी बिलीव जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो एक विचार है न कि कोई फैसला। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक फाइनेंशियल कमेंट्री से ज्यादा कुछ नहीं, जो पब्लिकली अवेलेबल सूचना पर आधारित है। चीन की कंपनी के मानहानि केस से हिंडनबर्ग तो बच गया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से चीन की कंपनी यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बर्बाद हो गई। यांगजे पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 6 दिसंबर 2018 को आई, तब शेयर के दाम थे $8.28। 15 फरवरी 2018 आते आते शेयर के दाम जो है $0.40 पर आ गए 2019 में, और उसके बाद अभी 6 फरवरी 2022 तक शेयर के दाम जो है वो $0.00020 पर आ गए। तो हिंडनबर्ग ने पैसे भी कमाए, वो बच भी गया मानहानि के केस से, लेकिन ये कंपनी बर्बाद हो गई। हिंडनबर्ग के खिलाफ एक और केस के बारे में सुनिए, वहां भी खेल सेम पैटर्न से हुआ। यह केस भारतीय एंटरटेनमेंट कंपनी इरोस एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। 7 जून 2019 को हिंडनबर्ग ने ऐसे ही इरोस कंपनी पर अकाउंट्स में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इरोस कंपनी ने भी अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग पर मानहानि का केस किया। अमेरिकी कोर्ट में इरोस कंपनी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग और उसकी सहायक कंपनी ने साजिश करके उसके शेयर के दाम गिरा दिए। इरोस कंपनी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे उसके व्यापारिक दुश्मन हैं, जो
एरोस कंपनी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग की फिर से जीत हुई। अमेरिकी कोर्ट ने फिर एक बार कहा कि यह हिंडनबर्ग का सिर्फ ओपिनियन मात्र है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कोई भी तार्किक रीडर को समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग ने खबरों के आधार पर अपना ओपिनियन दिया है। अब आपको खेल समझ में आ रहा है। एरोस इंटरनेशनल के मानहानि केस से हिंडनबर्ग तो बच गया, लेकिन एरोस इंटरनेशनल को भी इसका नुकसान हुआ। जब रिपोर्ट आई उस वक्त एरोस इंटरनेशनल के शेयर 45 रुपए 50 पैसे पर थे। 9 अगस्त 2019 को शेयर के दाम गिर के 9.5 रुपए पर आ गए। हालांकि फिर एरोस ने रिकवरी की और 6 फरवरी 2023 तक शेयर के दाम 29 रुपए 30 पैसे पर थे, यानी आज की डेट में। लेकिन हिंडनबर्ग के ये 2 मामले आपको इसलिए बताए ताकि आपको समझ में आए कि हिंडनबर्ग खेल कहां कर रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करता है वो जो उसे कानूनी रूप से बचाता है। जैसे चीन की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया और वही पूरे कोर्ट में केस को बदल गया और हिंडनबर्ग की ढाल बन गया। जो हिंडनबर्ग का खेल है वो कहां होता है? हिंडनबर्ग की ढाल है, एक तो वो क्या करता है, डिस्क्लेमर डाल देता है, यानी वो पहले ही कह देता है कि भैया ये रिपोर्ट जो है इसको लेकर मैं जो है खेद जता रहा हूं, डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक है वी थिंक, यानी हम ऐसा सोचते हैं, और दूसरा जो शब्द वो इस्तेमाल करता है वो करता है वी बिलीव, यानी हम ऐसा मानते हैं यानी हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा भरोसा है। और यही खेल हो जाता है। अमेरिका में ऐसे नियम हैं जिसके हिसाब से ये डिस्क्लेमर दे दिया और वी थिंक वी बिलीव कह दिया तो कोर्ट ये कहता है कि ये तो अपने ओपिनियन रख रहे हैं। ओपिनियन यानी अपनी राय भर रख रहे हैं, लेकिन वही राय कैसे शेयर को गिरा देती है इस पर कोर्ट कुछ नहीं कहता। भाई ये वैसे जैसे कोई कह दे कि भाई मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वी थिंक कि चूंकि हिंडनबर्ग पर केस चल रहा है तो हिंडनबर्ग जो है वो एक फ्रॉड कंपनी, या वी बिलीव कि हिंडनबर्ग एक फ्रॉड कंपनी हो गया। अब वो कोई यूएस का कोर्ट कहेगा कि ये तो ओपिनियन है, भाई कोई कह रहा है तो उसका ओपिनियन है, लेकिन इसी ओपिनियन में खेल हो जाता है शेयर बाजार में। इसी तरह अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने यही खेल किया है। अब मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं कि अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में इसने खेल क्या किया। जरा यहां जूम करके दिखाइए। ये वो रिपोर्ट है जो कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने दी है। देखिए, वी बिलीव द अडानी ग्रुप हैज बीन एबल टू ऑपरेट अ लार्ज फ्लैग्रेंट फ्रॉड इन ब्रॉड डे लाइट। वी बिलीव। इसी तरह से हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में 9 जगह वी बिलीव शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा भरोसा करते हैं कि अडानी ग्रुप ने फ्रॉड किया है। और इसीलिए वो चैलेंज दे रहा है अडानी ग्रुप को कि आइए अमेरिका की केस में, अमेरिका की कोर्ट में, क्योंकि उसको पता है अमेरिका की कोर्ट में ये वी बिलीव वाला खेल चल जाएगा। बॉस इतना ईमानदारी से किए हो तो वी बिलीव वी थिंक क्या लगा रहे हो? हटाओ, सीना ठोक के बात करो। अमेरिकी कानून के जानकार बताते हैं कि अमेरिका के ज्यादातर कोर्ट में पब्लिक ट्रेडेड कंपनियों के फाइनेंशियल एनालिसिस को ओपिनियन मानकर उसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल केस में अमेरिकी कोर्ट ज्यादातर यही देखते हैं कि क्लेम किया गया स्टेटमेंट सही है या गलत, और सबसे अहम कि उसका संदर्भ क्या है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को प्योर ओपिनियन माना जाता है। यही वजह है कि हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को भी अमेरिका में आकर केस करने की चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका के कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिससे वो बड़ी आसानी से किसी को बदनाम करके भी बच निकल सकता है। हिंडनबर्ग के पास अपने ही समर्थन में आए अमेरिकी कोर्ट के 2 ऐसे जजमेंट हैं जो काफी लेटेस्ट हैं और जिसके दम पर हिंडनबर्ग के खिलाफ कोर्ट में केस टिकना मुश्किल है। अगर हिंडनबर्ग इतना ईमानदार है, फैक्ट्स पे बात कर रहा है, तो अपनी रिपोर्ट में वी बिलीव वी थिंक हटाकर दिखाए। एक चैलेंज हमारा भी तो ले। हिंडनबर्ग के फैक्ट्स का दम तो वक्त के साथ सामने आ जाएगा, लेकिन जो फैक्ट्स विपक्ष रख रहा है उसमें कितना दम है, ये लगातार हम टेस्ट कर रहा है।
एक आरोप यह भी है कि अडानी ने इतना पैसा इसलिए बना लिया क्योंकि मोदी उनके दोस्त हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि गौतम अडानी ने मोदी सरकार के दौरान ही इतनी तरक्की की है और पीएम मोदी ने भी अपने सूट बूट वाले मित्रों की मदद की। अब जरा इस नैरेटिव को भी फैक्ट्स के तराजू पर तोलते हैं। अडानी ग्रुप का ग्राफ चढ़ना पहली बार शुरू हुआ साल 1985 में। 1985 में राजीव गांधी ने पीवीसी यानी जिसको प्लास्टिक कह लीजिए उसको ओपन लाइसेंस कैटेगरी में रख दिया। 1985 में अडानी ग्रुप ने गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से पीवीसी इंपोर्ट करने की डील की। उस समय गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस काम में अडानी ने जमकर मुनाफा कमाया। तो अडानी का तारा चमकना ही शुरू हुआ कांग्रेस के राज में। इसके बाद 1988 में अडानी इंटरप्राइजेस का गठन हुआ और यह कंपनी 1994 में लिस्टेड कंपनी बन गई। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पोर्ट्स का उदारीकरण किया, जिसके बाद 1995 में अडानी ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ मुंद्रा को डेवलप करने की डील की। वही मुंद्रा पोर्ट जो उनका सबसे बड़ा एसेट है वो भी मिला कांग्रेस के जमाने में। साल 2000 में मुंद्रा पोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हुआ और यह एक मॉडल पोर्ट के रूप में विकसित हुआ। 2006 से 2008 के बीच यूपीए सरकार ने मुंद्रा में अडानी ग्रुप के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी। प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। माइनिंग और पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप का हिस्सा भी यूपीए सरकार के वक्त बढ़ा। 2008 में अडानी ग्रुप ने पावर सेक्टर में अगले 6 साल में 45,000 करोड़ निवेश करने का प्लान भी बनाया। 2009 में मुंद्रा पोर्ट पर अडानी ग्रुप का 4,620 मेगावाट वाट का थर्मल प्लांट शुरू हुआ। उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के रहते हुए छत्तीसगढ़ में जो उनका खनन का काम था वो आगे बढ़ा, वो वहां की बिजली कंपनी के लिए। विदेशों में इन्वेस्ट हुआ यूपीए के जमाने में भी। और ये कोई गलत नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत हो। पॉइंट ये है कि आप दूसरे को इस मामले में घेरते हो कि जैसे ये सब नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो कोई पूछेगा कि क्या राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह ने भी फायदा पहुंचाया क्या? अडानी के शुरुआती समय में केंद्र में मोदी सरकार में थे ही नहीं। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की नीतियों का फायदा तमाम उद्योगपतियों को मिला, सिर्फ अडानी को नहीं मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भारत की सुधरी। भारतीय शेयर बाजार में जो ये रॉकेट पैसा लगा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। 2014 के बाद अडानी ग्रुप ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी जमकर निवेश किया, जिसके बारे में मैं आपको पाठशाला में पहले बता चुका हूं। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट सब अडानी को बेच दिए। पोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको पाठशाला में बताया। आज जरा एयरपोर्ट का फैक्ट भी बता देता हूं कि ये कैसे अडानी ग्रुप को मिले थे। भाई, प्राइवेट प्लेयर्स को एयरपोर्ट्स के देखरेख का काम यूपीए के जमाने में देना शुरू हुआ। लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में स्पेसिफिकली बताऊं, फरवरी 2019 में अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए बिड किया था, बोली लगाई थी। इसमें लखनऊ था, मंगलुरु था, अहमदाबाद था, जयपुर था, गुवाहाटी था और तिरुवनंतपुरम था। अडानी ग्रुप सभी 6 एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर लेने में कामयाब रहा। लीज पर लिया, खरीदा नहीं। तो पहले तो ये लाइन ही गलत है कि बेच दिया, लीज पर लिया। अब आप कहेंगे लीज पर लेने में कैसे कामयाब हो गया? इसका मतलब फायदा पहुंचाया गया होगा। इसका फैक्ट भी बताता हूं। एयरपोर्ट्स का संचालन अडानी ग्रुप को पीएम मोदी की वजह से नहीं मिला। अडानी ग्रुप ने बाकी कंपनियों से ज्यादा रकम का ऑफर दिया, इस वजह से उसको मिला। और इन एयरपोर्ट्स के लिए अडानी ग्रुप की बोली और दूसरी कंपनियों की रकम में कितना अंतर था, यह आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही थी कि शशि कपूर ने जो है वो बोली लगाई, अमिताभ बच्चन ने बोली लगाई और ₹1 के अंतर से इधर उधर मामला हो गया। अब आपको बताता हूं एयरपोर्ट, और उसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे रेवेन्यू पर पैसेंजर, मतलब जिस भी कंपनी ने बोली लगाई उसने बोला कि हम आपको इतना पर पैसेंजर कमा के देंगे, इतना पैसा आपको दे रहे हैं। पर पैसेंजर का बोली लगाया कि भाई इतने साल में इतना पैसेंजर होगा, इतना पर पैसेंजर वैल्यू रखिए, तो हम इतना रकम आपको दे रहे हैं। तो जो ज्यादा पैसा देगा वही सरकार के लिए फायदेमंद होगा। अब आप देखिए कि क्या स्थिति बनी पर पैसेंजर के हिसाब से। जयपुर एयरपोर्ट को देखिए, जयपुर एयरपोर्ट, यहां पर रेवेन्यू पर पैसेंजर अडानी ग्रुप ने कितना लगाया पता है आपको?
अडानी ग्रुप ने कहा हम पर पैसेंजर आपको 174 रुपया कमा के देंगे। जो सेकंड बिडर था, अगर उसको आप देखेंगे, अडानी ग्रुप, उसने कहा 174 रुपए, और जो सेकंड बिडर है जिसकी बोली नंबर 2 पे रही, उसने कितना पैसा बोला आपको पता है? 155 रुपया। मतलब अडानी की बोली और जो सेकंड बिडर की बोली थी उसमें करीब करीब 19 रुपए का फर्क था। तो अडानी ग्रुप को इसलिए नहीं मिल गया कि उन्होंने कहा हेलो मोदी जी फोन कर दीजिए, इसलिए मिला क्योंकि सरकार को इससे फायदा हो रहा था। उन्होंने कहा हम ज्यादा पैसा आपको देते हैं, कमा के देंगे। इसी तरह से अगर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट देखिए, अहमदाबाद के एयरपोर्ट की स्थिति क्या रही? अडानी ग्रुप ने कहा पर पैसेंजर 177 रुपया लीजिए हमारी तरफ से, और जो सेकंड नंबर का बिडर था NIIF, उसने कितना ऑफर किया था? 146 रुपया। बॉस, 30 रुपया के फर्क पे बिड मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि मजाक चल रहा है, दोस्ती यारी में हो गया। लखनऊ में देखिए, लखनऊ में अडानी ग्रुप ने बिड किया कि हम 171 रुपया देंगे पर पैसेंजर। AMP कैपिटल जो दूसरे नंबर पे रही, उसने कितना बिड किया था? 139 रुपया। बॉस, इतना मार्जिन है। अगर दोस्ती यारी में कोई फोन करके भी बता देगा कि बॉस सुनो ना, वो पिछला वाला 139 कर, आज के डेट में वैसे ये हो नहीं सकता, सब ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, कोई दिमाग में भर देगा, फोन करके बताए, तो 139 के बदले किसी को अगर देना होगा तो 140 देगा, 145 दे देगा। बॉस, 139 के बदले 171 रुपया खर्चा करेगा पर पैसेंजर। गुवाहाटी में देखिए, गुवाहाटी, वहां पर अडानी ग्रुप ने कहा हम 160 रुपया पर पैसेंजर देंगे। दूसरे नंबर का जो बिडर था उसने कितना दिया? 155 रुपए, 155 रुपए। हर जगह अडानी ग्रुप का की बोली ज्यादा थी, इसलिए उनको एयरपोर्ट लीज में मिला, खरीद के नहीं, लीज में मिला। लेकिन इस देश से ऐसा लगता है फैक्ट्स जीरो हो गया। दूसरे चैनल्स भी, दूसरे रिपोर्ट्स भी ये फैक्ट्स बता ही नहीं रहे। पॉलिटिक्स तो हो, लेकिन कम से कम फैक्ट पे तो हो। और जब फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, झूठे नैरेटिव की बात कर रहा हूं, तो अब पाठशाला में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का चैप्टर जो भारत में बनकर तैयार हो गई, और जो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, उन लोगों को देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने कैसे एक सरकारी कंपनी को रॉकेट बना दिया, घाटे से निकालकर इस कंपनी को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों का कॉम्पिटिटर बना दिया। बॉस, इस कंपनी के बारे में आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो हेलीकॉप्टर बनाने की कैपेसिटी और इकोसिस्टम दोनों को बढ़ाने वाली है। यानी हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी से लेकर उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम इस फैक्ट्री में होगा। फिलहाल इस फैक्ट्री में अलग अलग कैटेगरी के हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जिसे बढ़ाकर 90 तक किया जाएगा। HAL के इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे। यह भारत के प्राउड और प्रॉफिट से जुड़ी एक कमाल की कहानी। लेकिन उससे पहले इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जिस HAL की बात कर रहा हूं, इसका नाम आपने राफेल के वक्त बड़ा सुना होगा, उस पर आऊंगा। हेलीकॉप्टर बनाने वाली यह फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई। शुरुआत में यहां लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH बनाए जाएंगे। इसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH पर काम शुरू होगा। इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH बनाने की योजना है। आज आपको इन सभी तकनीकों के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हेलीकॉप्टर के मार्केट में भारत की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात कि इस फैक्ट्री में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर स्वदेशी तकनीक से बनाए जाएंगे। इसके लिए बाहर से महंगी टेक्नोलॉजी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां 20 साल में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। इन 20 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होगा, और इस फैक्ट्री से कर्नाटक के 6000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जिस HAL की बात कर रहा हूं, इसके प्राउड और प्रॉफिट की बात करूं उससे पहले इसकी कंट्रोवर्सी की बात करता हूं। HAL का यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें संघर्ष, सियासत और सफलता की एक शानदार कहानी है। एक समय ऐसा भी आया जब 2014 में HAL डूबने की कगार पर था।
इसके बाद 2019 में इसे लेकर विपक्ष ने जमकर सियासत की और यह बातें फैलाई कि मोदी सरकार ने एक और कंपनी को तबाह कर दिया। 2019 में राहुल गांधी ने एचएएल को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कह दिया कि सरकार एचएएल को खत्म करके इसे अनिल अंबानी को देना चाहती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए इसका जवाब भी दिया। एक बार दोनों को सुनिए, फिर इस शानदार कहानी के बारे में बताऊंगा। Strategy of the government: weaken HAL, don't give them money, destroy India's strategic capability, and give the gift to Anil Ambani. That is the plan, and that is what we are trying to thwart. यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज HAL डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। 2019 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह एजेंडा खूब फैलाया कि मोदी सरकार HAL को खत्म करना चाहती है, जबकि HAL पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। आज आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूं जब साल 2016 में पीएम मोदी ने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाया जा सके और भारत को हेलीकॉप्टर मार्केट का किंग बनाया जा सके। आज वही सपना सबके सामने है। पिछले कुछ सालों में HAL की बैलेंस शीट किस तरह से बदल गई, आज आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि पीएम मोदी के इस हेलीकॉप्टर शॉट से विपक्ष के कितने विकेट उड़ गए, कितना उसका मैच खराब हो गया। अगर आपको HAL के बारे में बताऊं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात सही कह रहे थे। HAL की बैलेंस शीट देखिए, आपको कहा जाता है अडानी अंबानी की बैलेंस शीट देखिए, सरकारी कंपनी की बैलेंस शीट को नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया जरा देखिए। अगर आप कमाई के लिहाज से देखेंगे, कमाई 2013-14 में HAL की कमाई कितनी थी आपको पता है? 15,868 करोड़ रुपए CR। 2021-22 में इसकी कमाई कितनी हो गई आपको पता है? 23,770 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 50% का जंप आया। तो जरा बैलेंस शीट HAL की भी तो दिखाओ बॉस। ऑपरेशनल खर्च, ऑपरेशनल खर्च, तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तभी ना खर्च होगा बॉस, खाली बैठे रहेगा काहेगा ऑपरेशनल खर्च। 2013-14 में 12,290 करोड़ का ऑपरेशनल खर्च था। जब काम बढ़ा तो ऑपरेशनल खर्च भी बढ़ा। 2021-22 में यह ऑपरेशनल खर्च बढ़कर कितना हो गया आपको पता है? 18,539 करोड़ रुपए। बचत, कितना पैसा बचा जरा उसको भी देखिए। कमाई देखी, ऑपरेशनल खर्च देखा, बचत देखिए। 2013-14 में 2,693 करोड़ की बचत है। 2021-22 में 5,087 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो गई बचत। इतनी कमाई और ये हो गया कि बोर्ड भर गया। अब क्या, बोर्ड छोटा पड़ गया। कुल संपत्ति 2013-14 में 17,376 करोड़ थी, जो 2021-22 में 19,264 करोड़ हो गई। R&D को लेकर जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इनको पैसा दिया जा रहा था,
2013-14 में कितना खर्च कर रही थी HAL? 1083 करोड़। और 2021-22 में कितना खर्च कर रही है? 1967 करोड़। यानी यहां भी पैसा डबल कर दिया गया कि रिसर्च करोगे तभी तो बनाओगे। सेल्स के लिए 2013-14 में 15,128 करोड़ थे। 2021-22 में जो सेल है वो 24,362 करोड़ है। यानी आज स्थिति यह है कि 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना पिछले 8 से 9 साल में हो चुका है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उससे कहीं ज्यादा अब हो रहा है और ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। HAL के हेलीकॉप्टर अमेरिका के अपाचे और रूस के Mi-16 हेलीकॉप्टर को टक्कर देने वाले बन रहे हैं। HAL की इस फैक्ट्री में किस तरह के हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन रहा है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH बनाए जाएंगे। ये 2 सीटर वाले 2 सीटर पायलट हेलीकॉप्टर है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो पायलट हो गए 2 और 5 लोग पीछे बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 37.8 फीट की होगी और ऊंचाई 11.1 फीट की। स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा और 500 किलो का वजन एक बार में लेके जा सकता है। 350 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके बाद आता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये LCH है। फिलहाल भारत के पास इस कैटेगरी में प्रचंड हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिका के अपाचे का मार्केट खराब कर सकता है। इसमें भी 2 पायलट बैठते हैं। 2 सीटर पायलट वाले इस हेलीकॉप्टर में की लंबाई 51.10 फीट है, ऊंचाई 15.5 फीट और हथियारों के लोड के बाद इसका वजन 5,800 किलोग्राम होता है। प्रचंड पर 700 किलोग्राम के हथियार भी लग सकते हैं। इसकी स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 550 किलोमीटर। यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है और 6,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की तोप लगी है और इसमें 4 हाई पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ऊपर से धन से मार दीजिए। एडवांस रडार सिस्टम की वजह से यह टारगेट पर सटीक हमला भी करता है। इसकी कीमत की भी बात बताता हूं। इसके एक हेलीकॉप्टर की लागत करीब 260 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 1100 करोड़ रुपए। यानी अपने यहां जो बनाइएगा उसमें 3 गुना पैसा बचाइएगा। सोच रहे हैं जो हेलीकॉप्टर 260 करोड़ में मिल रहा है वो अमेरिका वाला 1100 करोड़ रुपए में दे रहा है। उसको बोले रखो अपना हेलीकॉप्टर, जाओ, नहीं चाहिए। इसके अलावा LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और फ्यूल के भारी वजन के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। साल 1999 के करगिल युद्ध के समय पहली बार एक ऐसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी जो इतनी ऊंचाई पर दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। HAL के हेलीकॉप्टर से देश के लिए ही नहीं, निवेशकों के लिए भी बहुत फायदेमंद यह साबित होगा। शेयर मार्केट में HAL की गिनती उन शेयरों में है जिन्होंने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को 100% रिटर्न दिया है, यानी साल भर में पैसा डबल कर दिया। जनवरी 2022 में लोग अडानी के शेयर की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए HAL का शेयर कहां पहुंच गया है। जिनको नहीं पता है कल जाके शेयर खरीदेंगे। जनवरी 2022 में HAL का एक शेयर कितने का था? 1233 रुपए का एक शेयर। आज कितने का पता है? फरवरी 2023 में हम खड़े हैं, फेब 2023 में। 1 साल के अंदर कितना हो गया HAL की शेयर की कीमत? 2400 रुपया का बॉस, 2400 रुपया। और जब कोरोना आया था, सोचिए मई 2020 में जब कोरोना था, उस वक्त ये कहां चला गया था पता है? 500 रुपया पे चला गया था गिर के पर शेयर। वहां से उठकर पहुंचा 1233 पे, यहां से उठ के, और फिर वहां से आ गया 2400 रुपए पे। और आज जब उद्घाटन हुआ हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का तो 60 रुपए और बढ़ गया। अब कल खरीदने जाइएगा तो पता चला कि और हेलीकॉप्टर बन के उड़ गया है शेयर का कीमत। HAL सिर्फ हेलीकॉप्टर तक रुकने वाला नहीं है। इस समय HAL कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जो लोग HAL को खत्म कंपनी कह रहे थे उन्हें पता होना चाहिए कि HAL का 20 से ज्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है या करने वाली है। लेकिन जब ये फैक्ट्स बताता हूं तो इसलिए बताता हूं कि आपको देश के बारे में पता हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता, उसके बारे की बात नहीं है, ये देश की बात है। क्योंकि जब देश में झूठ फैलता है ना,
तो नुकसान देश का होता है। इसीलिए सच जानना हो तो पाठशाला में एडमिशन लीजिए और परमानेंट एडमिशन लीजिए। अच्छा, विपक्ष का झूठ तो ध्वस्त हो ही रहा है, लेकिन आज एक देश भी ध्वस्त हुआ है। अब उस विनाश का चैप्टर जिसने 2 देशों में तबाही मचा दी, इसमें आपको बताऊंगा कि क्या टर्की में आया भयंकर भूकंप दुनिया की तबाही का संकेत है, और पीएम मोदी ने भारत विरोधी टर्की को लेकर कौन सा हैरान करने वाला फैसला लिया है। भारत से लगभग 4600 किलोमीटर दूर टर्की में आज सुबह ऐसा भूकंप आया जिसने कई इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। यह पिछले 100 सालों में ऐसा भूकंप टर्की में आया ही नहीं। तस्वीरें देखिए आप। इस भूकंप की वजह से 4 देश प्रभावित हुए हैं। तुर्की में भूकंप का केंद्र जहां था, वहां से सीरिया का बॉर्डर 90 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा भूकंप के झटके में लेबनान और साइप्रस में भी प्रभाव महसूस किया गया। हालांकि वहां इतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन शोरूम में कैसे सामान गिर रहा है, वो भूत वाली फिल्मों में नहीं होता था कि रात में लगता था कि धड़ धड़ कोई गिरा रहा है, उस तरह से भूकंप के झटके वजह से हो रहा है। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही टर्की में हुई। भूकंप से हुए विनाश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देने वाली हैं, डराने वाली। हाल फिलहाल ऐसा कोई भूकंप नहीं आया जिसने इतने लार्ज स्केल पर तबाही मचाई। हैरान करने वाली बात यह है कि टर्की में सिर्फ एक बार नहीं, पूरा घर देखिए कैसे भरभरा के गिर गए। एक साथ कई झटके जो हैं वो वहां महसूस किए। आप देखिए इन घरों को एक बार देखिए, जरा फुल फ्रेम डालिए, इनकी तस्वीरें दिखाइए। किस तरह से मलबे का अंबार है, किस तरह से घर टूट टूट के गिरते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जरा इस घर को देखिए। बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। खड़े खड़े घर गिर गए भाई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल अटैक कर दिया। आपको मैप के जरिए भी बताता हूं कि भूकंप का केंद्र कहां था और कैसे भूकंप के झटके 4 देशों तक महसूस किए गए। अगर आप इसको यहां जरा मैप दिखा सके तो लोगों को थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा कि कहां पर यह भूकंप आया था। अगर आप देखेंगे भूकंप का केंद्र जो है वो टर्की का गाजियातेप शहर था। ये जो आप शहर देख रहे हैं, ये एपी सेंटर था, यहां से भूकंप की शुरुआत हुई और वो फैला तो टर्की, अंकारा, साइप्रस, लेबनान और सीरिया, ये चारों जगह जो है वो महसूस किया। ये टर्की के अंदर गाजियातेप है, यहां अंकारा, यहां साइप्रस, यहां लेबनान और सीरिया, ये सब जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए। ये जो गाजियातेप है, इसकी आबादी करीब 20 लाख है और करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर सीरिया की सीमाएं शुरू हो जाती। तो ये आसपास के सारे इलाके में जबरदस्त भयंकर भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 10 शहर रहे, नूरदगी, माल्टिया, ऐसे 10 शहर जहां भारी तबाही हुई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई इलाकों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। टर्की में जो भूकंप आया वो इतना तेज था कि भूकंप के बाद के आफ्टर शॉक की वजह से ही एक इमारत भरभरा के गिर गई। ये तुर्की के मराश की तस्वीरें हैं, मराश शहर की, जहां भूकंप की वजह से 6 मंजिला इमारत देखते ही देखते ढेर हो गई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। भूकंप की वजह से टर्की के शहरों का हाल वॉर जोन जैसा हो गया। जहां नजर डालिए सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। यह वीडियो भी टर्की के मराश इलाके का है। ये उन इलाकों में से है जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ है। वीडियो में दिखता है कि सिवाय मलबे के कुछ बचा ही नहीं। तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर किसी ने मिसाइल दागी हो, ऐसा धुआं हो रखा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ तबाही दिख रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह वीडियो टर्की के हाते शहर के एयरपोर्ट का है, जहां टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सिर्फ एक रनवे और भूकंप की वजह से यह रनवे बीच से ही टूट गया, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम पर भी असर पड़ा। ये देख रहे हैं, ये रनवे है और बीच से ही टूटा हुआ है। अब प्लेन उतरे तो उतरे कैसे और उड़े तो उड़े कैसे। इतना भयंकर भूकंप आया है। भूकंप से न सिर्फ इमारतों को नुकसान हुआ बल्कि इतिहास की धरोहरें भी जमींदोज हो गई। टर्की में आए भूकंप की वजह से कई ऐतिहासिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। यह तस्वीर जो दिखा रहा हूं, ये टर्की के गाजियातेप शहर में मौजूद 2000 साल पुराने किले की है। यह पहले ऐसा दिखता था।
और ये पूरा किला देखिए आज क्या हो गया, ढह गया। इस किले को रोमन एम्पायर के दौरान बनाया गया था। ये किला यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक था, लेकिन भूकंप के बाद क्या हाल है वो देखिए। एक बार पुरानी तस्वीर फिर से दिखाइए। ये देख रहे हैं, सिर्फ मलबा दिख रहा है। और पुरानी तस्वीर दिखाइए जरा, पहले कैसा दिखता था। 2000 साल पुराना किला, ये देखिए, पहले ऐसा दिखता था और ऊपर देखिए आज क्या हाल हो गई। भूकंप से 2000 साल पुराना ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहां इमारत के नाम पर सिर्फ किले का गुंबद बचा है, बाकी सब कुछ मलबे में चेंज हो गया। भूकंप से टर्की के अलावा सीरिया भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। सीरिया वो देश है जो दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है। लड़ाई और युद्ध की वजह से सीरिया पहले ही तबाह है। अब इस भूकंप की वजह से वहां हालत और खराब हो गई। सीरिया में लोकल अथॉरिटी किसी तरह से राहत बचाव के काम में जुटे, क्योंकि वहां ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है। इमारतों के मलबों से लोगों को बचाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सीरिया में हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। टर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 5383 लोग घायल हुए। 2818 से ज्यादा बिल्डिंग गिर गई हैं, मतलब करीब करीब 3000 बिल्डिंग गिर गई भाई। सीरिया में 820 लोगों की मौत हुई है, 1042 लोग घायल हुए। दोनों देशों में भूकंप से करीब 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका है। भूकंप इतना खतरनाक था कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। सुबह कहा जा रहा है कि 4:15 बजे के करीब अगर आप देखेंगे भूकंप जो है वो आया और 30 मिनट तक कहा जा रहा है कि इसके झटके महसूस किए गए। पहला झटका 7.8 की तीव्रता का था, दूसरा जो है वो कहा जा रहा है कि 6.7 की तीव्रता का था, फिर तीसरा झटका आया 5.6 की तीव्रता का था, और जो केंद्र था जो मैंने आपको बताया कि गाजियातेप इलाके में था और जमीन के 17 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। 18 से 20 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए, मतलब भूकंप आने के बाद जो थोड़े थोड़े झटके आते हैं वो 18 से 20 थे। इनमें से 5 की तीव्रता से के जो आफ्टर शॉक थे वो 7 से ज्यादा थे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक महसूस किए जाते रहे। टर्की इस वक्त मुसीबत में, और ऐसे हालात में भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, यह जानते हुए भी कि टर्की का स्टैंड अक्सर एंटी इंडिया रहता है। चाहे वो सीए एनआरसी की बात हो, कश्मीर से 370 हटाने का मुद्दा हो, या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की पाकिस्तान की हां में हां मिलाता है। अभी हाल ही में टर्की ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया था। इससे टर्की के हालात पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस बात पर चर्चा हुई कि टर्की से 4500 किलोमीटर दूर एक देश में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। इस स्पेशल सेशन में तय किया गया कि भारत में कश्मीर की आवाज उठाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। यह सुनकर पाकिस्तान गदगद हो गया, लेकिन मदद करने पाकिस्तान पहले नहीं आया। वो क्या मदद करने आएगा, वो तो खुद बर्बाद। मदद करने इंडिया आगे आया। वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, जिनके ऊपर आरोप ये लोग लगाते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं। मदद करते वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, वहां पर आपके कंट्री का स्टैंड भी नहीं देखा गया। जरूरत है तो भारत ने मदद की, लेकिन पीएम मोदी ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, टर्की के पुराने रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए मदद भेजने का फैसला किया, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए टर्की में भूकंप से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि तुर्की में भूकंप की वजह से हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। भारत टर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इसके फौरन बाद भारत ने टर्की को मदद का ऐलान किया, जिसके तहत सर्च और रेस्क्यू के लिए भारत से टीमें टर्की भेजी जाएंगी। एनडीआरएफ की 2 टीम तैयार है, जिसमें 100 से ज्यादा ट्रेंड कर्मचारी हैं, उन्हें भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, स्निफर डॉग्स यूनिट की भी जो है वो टर्की भेजने का फैसला किया गया है। वो स्निफर डॉग्स ढूंढते हैं मलबे के नीचे कि कहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल टीम भी रेडी है। इसके अलावा भारत सरकार टर्की में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और जरूरत के हिसाब से मदद आगे भी करती रहेगी। टर्की में आया भूकंप बहुत बड़ी तबाही लेकर आया और इसलिए वहां आपातकाल लगाया गया। लेकिन भारत जो मदद दे रहा है वो सिर्फ टर्की नहीं, भारत में भी जो मुसलमान हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे जब मानवता की बात हो तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा होता है, और कैसे जब मानवता की बात हो तो एंटी इंडिया रहने वाले टर्की के साथ भी खड़ा हो जाता है। सोचिएगा।
पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर फिर लगेगी क्लास, आइएगा जरूर। नमस्कार।